बांग्लादेश में सेना की देखरेख में जो सरकार बन रही है उसका प्रतिनिधित्व करेंगे ये जनाब। इनका नाम है मोहम्मद यूनुस। यूनुस साहब की देखरेख में चलेगा बांग्लादेश। अब ये जनाब हैं कौन और अचानक से कैसे एकदम पर्दे के सामने आ गए? अचानक से नहीं आए हैं, बताता हूं। ये जनाब है नोबेल पुरस्कार मिला हुआ इनको, बड़े आदमी। अब आप ये सोच रहे होंगे शेख हसीना देश से चली गई, ये मैडम जेल में थी, जेल से बाहर आ गई और अब एक नया ही प्लेयर सामने आ गया है, मोहम्मद यूनुस। हम मोहम्मद यूनुस पर चलेंगे, इन पर भी बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें मोहम्मद यूनुस और राहुल गांधी दोनों ही अपने अपने देशों के बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से जनता परेशान हो गई है और ये बस होने ही वाला है। और ये तो राहुल गांधी कह रहे थे। खैर सुन लीजिए। In India, there is a clear feeling that something has gone very wrong. That feeling is there in the people, and particularly in the young people, that something has gone wrong, something is not working. And they can also see the thing that pinches in India the most is the difference between the rich and the poor. It's just astronomical, and it is so in your face that it is there in poor people's face every day, every day, every day. So that disturbs people. And so there is a sense that there is something new is required, a new imagination is required. And I think that's what we are working on, that as an opposition, working on helping sort of flesh out what that new imagination would look like. Well, same problem. It's billionaires are growing here. Yeah. Out of nowhere, number of billionaires are growing. It's very strange in a country like Bangladesh or India. You have a high growth rate of billionaires in numbers, not. ये वीडियो हमने इसीलिए दिखाया कि मोहम्मद यूनुस साहब को हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग जानते हैं और अच्छे संबंध होंगे, बातचीत होती होगी। अब चूंकि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं तो दुनिया भर में लोग जानते होंगे, अपने यहां भी जानते हैं। अब लेकिन दुनिया भर में इस बात की चर्चा हमारे यहां भी लोग जानना चाहते हैं कि भाई एक ऐसा आदमी अचानक से सामने आ गया, क्यों? और वो भी लोगों ने यह भी कहा कि शेख हसीना का उम्र हो रहा है, शेख हसीना बूढ़ी हो रही हैं, चला नहीं रही हैं, गवर्नमेंट चल नहीं रहा है। लेकिन फिर ये भी 80+ है, ये कैसे चलाएंगे? आ गए। तो मैंने वो वीडियो आपको रेफरेंस के लिए दिखाया, इसीलिए दिखाया क्योंकि ये जनाब भी शेख हसीना की गवर्नमेंट से परेशान थे। ये इनकी निजी परेशानी थी या देश परेशान था, मुझे नहीं पता। लेकिन शेख हसीना जो जिस समय सरकार छोड़ के उन्होंने इस्तीफा दिया और भारत में है, तब आपका यह जानना बेहद जरूरी है दोस्तों कि शेख हसीना चुनी हुई सरकार चला रही थी। इनको चुना गया था, देश की ही जनता, बांग्लादेश की ही जनता ने इनको वोट किया था। हां, यह जरूर है कि इन मैडम की पार्टी जो खालिदा जिया है, इनकी पार्टी ने लड़ने से मना कर दिया था। लेकिन बावजूद इसके सत्ता शेख हसीना के पास थी पिछले 15 साल से। वो वीडियो दिखाने का मतलब यह है कि दो नेता अपने अपने देश में परेशान थे और वो एक तरह की बात कर रहे थे जिसमें प्रोटेस्ट था, जिसमें लोगों का गुस्सा था। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपकी समझ के ऊपर छोड़ता हूं, आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। मोहम्मद यूनुस अचानक से कैसे सामने आ गए बांग्लादेश की राजनीति में और कैसे ये नाम चर्चा में आ गया, तो उस पर भी आ जाएंगे। पहले आप समझिए ये आदमी है कौन। एक और जरूरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, यह वो दौर नहीं है जब रविंद्रनाथ टैगोर के दौर में जब नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। अब दुनिया में जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं ना दुनिया में, तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से दिए जाते हैं, कहां फायदा है, कहां नुकसान है, किसको दिया जाए, कौन भविष्य का प्लेयर हो सकता है। अगर आप डॉक्यूमेंट्री फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में, जासूसी फिल्में देखते हैं तो आपको, या उपन्यास पढ़ते लिखते हैं, दुनिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ते हैं, मिडिल ईस्ट, भारत सब पढ़ते हैं, तो आपको यह समझ आ जाएगा कि गुप्तचर एजेंसियां जो जिसको कहते हैं, जैसे हमारे यहां रॉ है, पाकिस्तान की ISI है, या फिर अमेरिका का CIA है, या फिर जैसे मोसाद इजराइल का, तो ये एजेंसियां कैसे काम करती हैं, गुप्तचर एजेंसियां, ये तो जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ये देश में सत्ता परिवर्तन भी करवाते हैं।
ये देश में आंदोलन भी क्रांति करवाती हैं, ये क्रांतियां भी करवाती हैं, ये देश को तबाह करने की सारी रणनीति इनके पास होती है। और ये सब खूब हुआ है, भारत में भी हुआ है, कई बार हुआ है। जब एक समय पे CIA और रशियन एजेंट्स कहते हैं, इंदिरा गांधी के समय इंदिरा गांधी मीटिंग्स में सब कुछ नहीं बोला करती थी, इसीलिए कि उनको खुद पता नहीं था कि कौन रशिया का एजेंट है, कौन CIA का एजेंट है। और ऐसा बताया जाता है, बहुत सारी किताबों में आप जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान में, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं। तो जब आप उस लिहाज से देखोगे तो आप ये बताओ, एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ और उस स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने देश में ऐसे हालात खड़े कर दिए कि वहां की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर दूसरे देश जाना पड़ा। और आप जब ये प्रोटेस्ट देखोगे तो आपको ये समझ आएगा, ऐसा ही अभी से 15-20 साल पहले अरब में, मिडिल ईस्ट में भी अरब स्प्रिंग हुआ था। भाई आंदोलन, क्रांति, जब आप ये शब्द देते हो किसी भीड़ को कि भाई ये भीड़ क्रांति कर रही है, तो क्रांति शब्द जो है ना बहुत बड़ा शब्द है और बहुत पॉजिटिव शब्द है, तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अरब स्प्रिंग हुआ, उस स्प्रिंग का क्या हुआ? अरब में हालात बड़े अच्छे हैं, हर तरफ शांति है, हर तरफ स्वतंत्रता है, हर तरफ डेमोक्रेसी है, महिलाओं को उनके अधिकार हैं, बोलने की आजादी है, ये सब है। भाई आंदोलन इसीलिए तो होते हैं कि अच्छा जीवन मिलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, गरीबी खत्म होना चाहिए। तो मिडिल ईस्ट का सिचुएशन जब आप अरब क्रांति वाले लोग बताते थे, सेम सिचुएशन बांग्लादेश में खड़ा किया गया। बात बस इतनी सी है दोस्तों, देखो एक वर्ड है डीप स्टेट, बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन जो नाम है डीप, इतनी ही ज्यादा उस नाम के साथ गहराई भी है। दुनिया में कुछ ग्रुप्स या लोग इतने ताकतवर हैं, इतने ताकतवर हैं कि आपको एक उदाहरण से समझा देता हूं कि अमेरिका का राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप, उनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं। आप ये सोच सकते हो? जब आप ये समझोगे कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर बैन हो जाएगा, फेसबुक बैन हो जाएगा, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की भी कोई हैसियत नहीं है उस डीप स्टेट के सामने। और वो लोग वो सब कुछ करते हैं, और वो लोग वो सब कुछ करते हैं जो वो चाहते हैं। उनके हिसाब से नहीं होता है तो उन देशों में वो कहीं स्टूडेंट क्रांति हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं अरब स्प्रिंग हो जाता है। और आपको जब कहूंगा तो आपको लगेगा, आप ये बताओ, हमारे देश में किसान आंदोलन हुआ, सरकार ने बिल वापस ले लिया, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि वो बिल वापस लेने के बाद भी बार बार किसान ये सरकार को धमकी क्यों देते हैं कि हम दिल्ली आ जाएंगे, हम दिल्ली आ रहे हैं? आपकी सारी मांगे जो थी वो मान ली गई, जिस मांग को लेकर आप दिल्ली में बैठे थे। उसके बावजूद भी कई बार, आपको पता होगा, चुनाव से पहले पंजाब से लोग दिल्ली आने की कोशिश कर रहे थे। आपको लगता है ये सब बस अनायास होता है या बस यूं ही हो जाता है? कुछ भी यूं ही नहीं होता है, उसका कोई ना कोई जगह होती है जहां ये सब तय होता है। और वही डीप स्टेट, जहां भी दुनिया में उसके हितों को चोट पहुंचती है, वो डीप स्टेट एक्टिव हो जाता है। CIA का तो कहते हैं, CIA का फेवरेट प्लेबुक स्टाइल है स्टूडेंट प्रोटेस्ट। नहीं समझ आ रहा है, रिजीम चेंज करना है, किसी सरकार को हटानी है, गिरानी है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कराओ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, युवा क्रांति। आप ये समझो, जिसको लोग क्रांति, युवा क्रांति, जाने क्या क्या, लोकतंत्र की बहाली और जाने किस किस चीजों से बांग्लादेश में बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके जोड़ रहे हैं। आप ये बताइए, किसी क्रांति में, किसी आंदोलन में जो सही चीजों के लिए हो रहा है, बेरोजगारी हटाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए, सरकार बदलने के लिए, तो सरकार तो बदल गई बांग्लादेश में, शेख हसीना अब वहां है नहीं, लेकिन फिर हिंदुओं का घर कौन जला रहा है? हिंदुओं के मंदिरों पर पत्थर कौन फेंक रहा है? मंदिर कौन जला रहा है? चुन चुन कर हिंदुओं के घरों से उनकी इज्जत को क्यों तार तार किया जा रहा है? तो ये प्लेबुक है मेरे भाई, और ये CIA का फेवरेट प्लेबुक है। बांग्लादेश में मैंने पहले भी वीडियोस में आपको कहा है, सब मिलकर खेल रहे हैं, वो चाहे ISI हो या चीन हो या CIA हो। आपको जब ये सब चीजें नहीं समझ आती हैं, मैंने कहा कि आपको पढ़ना पड़ेगा दुनिया का इतिहास और अपना भी इतिहास,
कि कब क्या हो रहा है, तो शायद आप एक रेफरेंस के तौर पे देख सकेंगे, समझ सकेंगे कि भाई जो सामने दिख रहा है इसके पीछे भी कुछ होता है। शेख हसीना ने एक बयान दिया था, वो बयान आपको देखना चाहिए। शेख हसीना ने कहा था कि भाई इफ आई अलाउड अ सर्टेन कंट्री टू बिल्ड अ एयर बेस इन बांग्लादेश देन आई वुड हैव नो प्रॉब्लम। वो कह रही है कि अगर मैं दुनिया के कुछ देशों को हमारे देश के अंदर एयर बेस बनाने की अनुमति दे दूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है वो किसको कह रही है? वो सीधा सीधा सीआईए को कह रही है, सीधा सीधा सीआईए को। और कैसे अमेरिका में माफ करिएगा, कैसे बांग्लादेश में अमेरिकी एयरबेस होगा? भारत क्या ये अलाउ करेगा? तो आप ये जो देखते हो ना कि ये आंदोलन हो गया, अभी किसान आंदोलन हो गया, अरे किसान कूच कर रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे लोग होते। दूसरी बात, आप ये बताइए बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो क्रांति है, आंदोलन है, बांग्लादेश की अच्छाई के लिए हो रहा है, वहां सब कुछ अच्छा करने के लिए हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? उस आंदोलन में हिंदू कहां से आ गए? शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन था, शेख हसीना है नहीं, लेकिन बावजूद इसके निशाना हिंदुओं को बनाया जा रहा है। और आप ये बताओ, ये जो सो कॉल्ड हमारे देश के सेकुलर्स लोग हैं जो तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, आपने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का बयान या फिर ट्वीट देखा होगा, फिलिस्तीन में, गाजा में जो कुछ हो रहा है उस पर आपने ट्वीट देखा होगा। क्या आपने ये देखा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हिंदू परिवारों और हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर राहुल गांधी के 2 शब्द होंगे? प्रियंका गांधी के 2 शब्द आपने सुने? अखिलेश यादव ने कुछ कह दिया हो आपने सुना हो? आप नहीं सुनेंगे। लेकिन फिलिस्तीन, गाजा, ईरान, इस पर जरूर आप सुनोगे। क्यों आप जानते हो? क्योंकि दुनिया भर में जो रहने वाले हिंदू हैं उन्होंने अपनी जो राजनीतिक हैसियत है वो शून्य कर ली है। आप जातियों में बटे हुए हो, आप यादव, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ और जाने क्या क्या, आप उनमें बटे हो। इसीलिए राहुल गांधी ये जरूरी नहीं समझते बांग्लादेश पर बोलना, क्योंकि राहुल गांधी ये समझते हैं कि देश में जब वो अगर बोल देंगे बांग्लादेश पर तो देश में जो उनका वोट बैंक है वो उनसे नाराज हो जाएगा या उसको ये बुरा लग सकता है। तो राहुल गांधी राजनेता हैं, वो अपने सही कैलकुलेशन के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हमारी आपकी सोच को क्या हो गया? आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा भाई? आप सोचो कि अगर फिलिस्तीन पर कांग्रेस पार्टी ट्वीट कर सकती है, फिलिस्तीन पर सवाल पूछा जा सकता है, तो बगल में बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ, उस पर इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कुछ क्यों नहीं बोल पा रही है? यह कौन सोचेगा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश में जो कथित क्रांति लोग बता रहे हैं वो कोई क्रांति नहीं है। दरअसल एक तरह से वहां डीप स्टेट ने तय कर लिया शेख हसीना नहीं रहेगी, शेख हसीना नहीं है, और बांग्लादेश की आर्मी इतनी ताकतवर नहीं है कि वो बांग्लादेश को रूल कर ले। तो इसीलिए अब आते हैं उन पर, मोहम्मद यूनुस साहब को इस तरह के लोग फिर प्लांट किए जाते हैं। ऑलरेडी हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, देश में तबाही हो गई, अचानक से नेताजी आ गए, ये बनेंगे प्रधानमंत्री और ये यहां से बांग्लादेश को अंतरिक्ष और चांद तक लेकर चल के चले जाएंगे। बांग्लादेश का जब आप इतिहास देखोगे तो आप देखोगे कि वहां पर एक कट्टरपंथी गुट हमेशा से हावी रहा है, आर्मी के अंदर भी, और वो गुट समय समय पर ये सब करता रहता है। अभी से 15-20 साल पहले शेख हसीना जब सत्ता में आई थी तो उस समय खालिदा जिया के खिलाफ भी इसी तरह का प्रोटेस्ट हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो डीप स्टेट, उसको किसी देश की हालात से कोई मतलब नहीं है। उसको कोई चीज अगर अपने फायदे के खिलाफ लग रही है वो उसी समय रिजीम चेंज कर देगा। उस डीप स्टेट को पाकिस्तान में इमरान खान नहीं चाहिए थे, उसने हटा दिया। उस डीप स्टेट को डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहिए थे, उसने डोनाल्ड ट्रंप को भी हटा दिया। और अमेरिका के चुनाव में क्या क्या नहीं हुआ वो दुनिया जानती है। अब वही डीप स्टेट डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में नहीं आने देना चाहता वापस, क्योंकि वो जानता है कि वो जीत रहे हैं। तो आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप पे खुलेआम गोली चल गई। ये डीप स्टेट कौन है, कौन लोग हैं, कौन सा ग्रुप है, इसका कोई चेहरा है नहीं है, लेकिन ये वजूद में है।
मैं इसीलिए आपसे पहले ही कहा कि आप जब उपन्यास किताबें हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उस डीप स्टेट का मतलब क्या होता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों के दौरान देश में कह रहे थे, जगह जगह कह रहे थे कि भाई हमारे यहां के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, तो उसका मतलब वही था। तो क्या है ना कि दुनिया भर में उस डीप स्टेट ने हर जगह अपने अपने प्लेयर्स चुने हुए हैं, और वो प्लेयर्स कहां कौन खेलेगा वो डीप स्टेट तय करता है। आप ये देखो, आप जब ये समझोगे, हिंदुस्तान का मैप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तो सारे मंदिर हैं। हिंदुस्तान का मैप जब आप देखोगे तो आपके हर तरफ अनस्टेबिलिटी, हर तरफ एक ही डेमोक्रेसी है बची हुई। तो जब आप बांग्लादेश, और सबसे मैंने स्टूडेंट प्लेबुक क्यों कहा सीआईए का स्टूडेंट प्रोटेस्ट, तो आप जब श्रीलंका का हाल फिलहाल, चूंकि हम लोग पुराना तो भूल जाते हैं, हमको कश्मीरी पंडित याद नहीं, हमको कश्मीर में जो हुआ वो याद नहीं, आजादी तो खैर बहुत दूर की बात है, और बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भी हम शुतुरमुर्ग की तरह देख रहे हैं। लेकिन दूसरों का बहुत याद रहता, आदमी अपना भूल जाता, दूसरों का याद रहता। इसीलिए मैं बता रहा हूं, श्रीलंका का प्रोटेस्ट याद होगा आपको, और जो बांग्लादेश में हो रहा है, अब दोनों मिला लो, आप समझ जाओगे ये सेम टू सेम है। श्रीलंका में भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट था और ये भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, कोई चेहरा नहीं, कुछ नहीं, भीड़ आई। और स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्यों? क्योंकि कथित प्रोटेस्ट में फिर भीड़ में वो युवा वर्ग जुड़ जाता है जो ज्यादा तबाही मचा सकता है, ज्यादा भगदड़ मचा सकता है, ज्यादा उपद्रव कर सकता है, और इसको स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम दे दिया जाता है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं, चूंकि इस प्रोटेस्ट ने तो क्रांति कर दी है और इन भाई साहब ने ये भी कर दिया, ये मुक्ति, दूसरा मुक्ति का आंदोलन है ये भाई साहब। तो अब बांग्लादेश हर तरह की समस्याओं से मुक्त हो गया है। मैं आपसे कई चीजों को, अलग अलग चीजों को मैंने जोड़कर आपसे बताने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि शायद आपको समझना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं होता, और आज वो दौर नहीं है कि कुछ भी बस ऐसे ही हो जाएगा। तो इसीलिए जब आप समझोगे कि ये यहां देखिएगा, बांग्लादेश देखिएगा, श्रीलंका देखिएगा, पाकिस्तान देखिएगा, अफगानिस्तान देखिएगा, और एक तरफ चीन देखिएगा, तो आपको यह समझ आएगा कि अगला निशाना कौन है। या फिर क्या आपके साथ कोशिश नहीं हुई? आपको क्या लगता है कि भारत के साथ यह कोशिश करने की नहीं की गई? बिल्कुल हुई है, और पिछले 5-10 साल से लगातार हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं अपनी कोशिशों में सफल भी हुए हैं। लेकिन वो हारे हिंदुस्तान में इसीलिए क्योंकि भारत का बड़ा वर्ग अपने एक मजबूत लीडर पर बहुत यकीन करता है। यहां हालत, जो देश के प्रधानमंत्री, उनकी हालत शेख हसीना या किसी इमरान खान जैसी नहीं है। वो डीप स्टेट से लड़ाई वहां भी है जहां नरेंद्र मोदी को किसी बड़ी ताकत से लड़ना पड़ रहा है, जहां मैंने बताया आपको कि वो चीजें लोग खुलकर नहीं कहते, लेकिन इशारा जरूर देती है। जैसे शेख हसीना ने कहा या फिर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई हमारे यहां कुछ लोग इंटरफेयर कर रहे हैं चुनाव में। और एक और चीज, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं आपसे, लेकिन जब आप अमेरिकी चुनाव में कमला हैरिस के भाषण सुनेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि यह वाला भाषण तो कहीं और भी दिया जा चुका है, यह तो सेम टू सेम है। वो याद इसीलिए आ जाएगा आपको क्योंकि हिंदुस्तान का जब चुनाव हो रहा था तो देश के जो बड़े विपक्षी नेता हैं उन्होंने भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। देश का पूरा विपक्ष क्या कहता था एक लाइन से? लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, संविधान नहीं रहेगा, हिटलर शाही आ जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, गरीबों के साथ बर्बादी हो जाएगी, अमीर अमीर हो रहे हैं, अमीरों के दोस्त, यही सब। तो आप कमला हैरिस को सुन लो, आपको लगेगा अरे ये तो डिट्टो है। मतलब ये कि जो डीप स्टेट कमला हैरिस के पीछे है वो डीप स्टेट हिंदुस्तान में भी बहुत एक्टिव था। तो दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ ऐसे नहीं हो रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं। अब आम लोगों तक वो सब खुलकर नहीं जा सकता, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे, अभी भारतीय चुनाव हुए, अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, आप तक हमारा वीडियो जा रहा है, तो आपको मैं कह रहा हूं कि कमला हैरिस को सुन लो, आपको यह यकीन हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं उस बात में दम है, कि यह भाषण आपने पहले भी कहीं सुन रखा है। तो बांग्लादेश में जो स्टूडेंट आंदोलन हुआ, जिसको हमारे देश में बैठे लोग क्रांति बता रहे हैं,
कांग्रेस के नेता तो कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ऐसा ही भारत में भी होना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब तो उन कांग्रेस के नेताओं से आम लोगों को पूछना चाहिए, क्या आप इंडोर्स कर रहे हैं उस बात को भी जो कुछ एंटी इंडिया या एंटी हिंदू वहां हो रहा है? तो वही बात है, वो सीधे सीधे पुष्टि है कि ये जो बर्बादी का खेल बांग्लादेश में कथित क्रांति के नाम पर हो रहा है, ये वाला भारत में भी होना चाहिए। तो बहुत लोगों का बहुत कुछ सपना है, और वो सपना कुछ हद तक 2024 के चुनाव में हम सब ने जातियों में बंटकर पूरा भी कर दिया है। बाकी आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।